अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ट्यूटर ऑनलाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड और अल्टरनेटिंग चैप्टर जो हमारे पास वोल्टेज है इससे रिलेटेड। और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ 3 दिन से इसी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो ये उस तमाम तर लेक्चर्स का कंक्लूजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सीरीज सर्किट। हम फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज सीरीज सर्किट मौजूद है जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर मौजूद है। यानी कि पहले हम यही तीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को हम सेपरेटली स्टडी कर चुके हैं अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आज हम एक ऐसा सीरीज सर्किट इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर तीनों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनको एक सीरीज तरीके से जोड़ा गया है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास रेजिस्टर मौजूद है जिसको रिप्रेजेंट किया गया R से, कैपेसिटर मौजूद है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इसी तरह से इंडक्टर को L से, और हमारे पास सोर्स वोल्टेज मौजूद है E। द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 जो है, हम इसको काफी टाइम से स्टडी कर रहे हैं कि सोर्स के क्रॉस हमेशा हमारे पास वोल्टेज जो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। अब इसी ही इक्वेशन को मजीद प्रोसीड करते हैं क्योंकि इस बार हमारे पास सर्किट के अंदर तीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास वोल्टेज जो बनेगा V इज इक्वल टू VL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो हम पहले भी इस इक्वेशन को फाइंड कर चुके हैं। वो हमारे पास होता है L di/dt, जबकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Q/C, और इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वो हमारे पास है IR। तो इस तरह से हमारे पास सोर्स वोल्टेज बन जाएगा L di/dt प्लस Q/C प्लस IR। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये तो हमारे पास हो गया सोर्स वोल्टेज, यानी सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब क्योंकि हमारे पास सर्किट में सोर्स वोल्टेज मौजूद है जो कि अल्टरनेटिंग है, तो इसी तरह से उसके अंदर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट भी मौजूद होगा। अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को हम स्टडी करने के लिए फेजर डायग्राम मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब इस स्लाइड पे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है फेजर डायग्राम मेथड। फेजर डायग्राम मेथड हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास सर्किट में 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है। तो आप उस लिहाज से हम चेक करेंगे करंट का इनके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। सिंस द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट स्लाइड में कि हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज सर्किट में जोड़े गए हैं। तो इस तरह से इसमें बहने वाला जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, वो हर एलिमेंट के ऊपर टाइम के किसी भी वक्फे में सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर करंट हमारे पास तब्दील नहीं होता, सेम रहता है हर अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो इस तरह से I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t प्लस हमारे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट मौजूद है जो एक्चुअली एंगल है, उसको हम फाई से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास फेज डिफरेंस भी होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फाई या एंगल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट इन द सर्किट।
जबकि आप राइट साइड पे इस डायग्राम में देखें, हमारे पास VR मौजूद है, VL मौजूद है और VC मौजूद है। इसी तरह से एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है ओमेगा टी, एंगुलर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम प्लस हमारे पास एंगल मौजूद है फाई, जबकि हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू लाइन आई। इसी तरह से VR भी मौजूद है, VL भी मौजूद है और VC भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम I को स्टडी करें तो यहाँ पे करंट बी द फेजर रिप्रेजेंटिंग द करंट इन द सर्किट, जबकि VR हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। V हमारे पास क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, जो कि हमने पहले टॉपिक में स्टडी किया था। उसमें हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट एक ही फेज में होते हैं, यानी कि एक ही फेज पे हमारे पास ट्रेवल कर रहे होते हैं साइनोसॉइडल वेव में। तो इसी तरह से चलते चलते हम देखते हैं VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जो कि हमने इसी इंडक्टर के टॉपिक में स्टडी किया था। उसमें हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमारे पास सर्किट में बहने वाले अल्टरनेटिंग करंट से आगे था π/2 पे, यानी कि फेज में कितना डिफरेंस था π/2 का। और इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब हमने स्टडी किया, वहां पे हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमेशा करंट से π/2 डिग्री हम कह सकते हैं या फेज डिफरेंस कह सकते हैं पीछे था, जबकि हमारे पास वोल्टेज V हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स मौजूद है, सोर्स वोल्टेज मौजूद है। इस तरह दूसरे डायग्राम में देखें, आपको उसी ही डायग्राम जो पहला हमने देखा उसी को मजीद मॉडिफाई किया गया है और यहाँ पे दिखाया गया है कि रजिस्टर मौजूद है, तो उसके बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज है VR और इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज है VL और कैपेसिटर के ऊपर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC और हमारे पास सोर्स वोल्टेज V मौजूद है, जबकि हमारे पास इस वक्त जो फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो है हमारे पास I = Im sin ओमेगा t। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो हम पहले अपने लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वो हमने ड्राइव किया था = IMR, जबकि एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर अक्रॉस इंडक्टर था, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो हमारे पास था IMXL, जबकि एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो हमारे पास ड्राइव हो रहा था = IMXC। अब जो स्टूडेंट मेरे साथ पिछले तमाम लेक्चर्स में जुड़े हुए थे उनको पता है कि IMR, IMXL, IMXC are the opposition force offered by these three electronic components in the circuit, यानी कि हम इन तीनों चीजों की रेजिस्टेंस कह सकते हैं। रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमने स्टडी की थी, और इंडक्टर के क्रॉस हमने इंडक्टेंस स्टडी की थी, जबकि कैपेसिटर के क्रॉस हमने कैपेसिटेंस स्टडी की थी। द वोल्टेज इक्वेशन फॉर द LCR, इस तरह से हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन जो अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट में V = VL + VC + VR, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया गया इसको। जबकि फेजर का जो रिलेशनशिप इसके साथ बनेगा उसको हमने V कैपिटल से ज़ाहिर किया है, V = VL + VR + VC, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि VC + VL है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एक ही फेज के ऊपर हैं, एक ही लाइन पे ऊपर हैं, लेकिन जबकि हम ये जानते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करते हैं। चलो इसको हम मजीद स्टडी करेंगे, पहले की स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं
ये जो हमारे पास LC या सीरीज सर्किट है, ये हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है, इफेक्टिवली कैपेसिटिव है। इफेक्टिव कैपेसिटिव का मतलब ये है कि वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन वोल्टेज क्रॉस इंडक्टेंस, यानी कि VC ग्रेटर देन VL। जबकि हम ये जानते हैं VC एंड VL आर ऑलवेज अलोंग द सेम लाइन, हमेशा एक ही लाइन पे ऊपर होते हैं, जबकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। दे कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल फेजर, इसको हम एक ही फेजर के ऊपर कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि VC प्लस VL, जैसे कि पिछली स्लाइड में मौजूद इस डायग्राम में दिखाया गया है। बॉटम में VC प्लस VL which has magnitude, इनका मैग्नीट्यूड जो हमने स्टडी किया था वो हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारा VCM, जबकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VLM। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हमने माइनस साइन डाला है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। Since V is representing as the hypotenuse of the right angle, हम लास्ट स्लाइड में फिर वापस जाएंगे उसी डायग्राम को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस डायग्राम के अंदर V जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कैपिटल V, वो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एज अ हाइपोटेनस वर्क कर रहा है। तो अगर इस तरह से है तो हम इसको आसानी पाइथागोरियन थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास VC प्लस VL है तो इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड था VCM माइनस VLM होल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। ये हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम बन रहा है अपनी हमने लास्ट स्लाइड में जो हमने ट्रायंगल एक देखा। जबकि अगर हम VRM को सब्स्टिट्यूट कर दें या इसमें से वैल्यूज को मैनेज कर दें तो हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन ड्राइव होगी, क्योंकि VCM हम इसकी जगह इनका एम्पलीट्यूड जो था IMXC, VC वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटेंस है, यहाँ पे हम उसकी कैपेसिटेंस को यूज करेंगे, जबकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में हम उसकी इंडक्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे IM, यानी कि करंट अक्रॉस XL, इसकी इंडक्टेंस हम देखते हैं का होल का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में अब तीन ऐसी चीजें मौजूद हैं जो एक्चुअली तीनों कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस या अपोजिशन फोर्स है, जैसे कि R स्क्वायर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स है रेजिस्टर की, जबकि प्लस XC हमारे पास कैपेसिटेंस है या कैपेसिटेंस फोर्स है कैपेसिटर की अपोजिशन फोर्स, जबकि XL जो हमारे पास इंडक्टेंस है इसको हम अपोजिशन फोर्स भी कह सकते हैं इंडक्टर की। तो इस तरह से हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो VM का स्क्वायर एंड रूट आपस में हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, इसी तरह से IM का स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास जो तीन एलिमेंट बचेंगे वो तीनों अपोजिशन फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की और कैपेसिटेंस की, जो कि अंडर रूट की फॉर्म में मौजूद है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 7 का नाम दे दिया। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट या इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास IM जो इसकी इक्वेशन बनेगी VM अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब इक्वेशन नंबर 8 को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नंबर 8 को ओम लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये तमाम तीनों फैक्टर प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें इस सर्किट के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। दिस इफेक्टिव अपोजिशन जो हमारे पास इफेक्टिव अपोजिशन बन रही है, यानी कि रेजिस्टेंस की रेजिस्टर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इसी तरह से इंडक्टर की इंडक्टेंस
offered by the series LCR circuit to the flow of alternating current is called impedance. तो हम इन तीनों अपोजिशन फोर्स या तीनों को अगर हम रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो हम इसको इफेक्टिव अपोजिशन का नाम भी देते हैं और आमतौर पर इसको सर्किट की इम्पीडेंस कहा जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ यानी Z के साथ। तो इस ये फार्मूला एक्चुअली हमारे पास ड्राइव होगा IM इज इक्वल टू VM ओवर Z। इक्वेशन नंबर 9 हमने इसका नाम दे दिया। इस तरह अगर हम Z या इम्पीडेंस को हम सेपरेट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Z इज इक्वल टू R स्क्वायर पर XC प्लस XL होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। इक्वेशन नंबर 10 का नाम इसको हमने दे दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको काफी कुछ चीजें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम ये कुछ चीजें और स्टडी करने जा रहे हैं जो हमने पहले देखा था। हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद था एंगल का, यानी कि फेज डिफरेंस का, जिसको हम फाई से हमने रिप्रेजेंट किया था। सिंस फेजर आई इज ऑलवेज पैरेलल टू फेजर पी आर, तो हमने ये भी स्टडी किया था कि करंट और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस का फेज हमेशा पैरेलल होता है। द फेज एंगल फाई इज एंगल बिटवीन वी आर एंड वी, जबकि फेज का जो एंगल है फाई जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली एंगल बिटवीन है वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर और सोर्स वोल्टेज के। इट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंपीडेंस डायग्राम। इसको हम फॉलोइंग इंपीडेंस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है जिसके परपेंडिकुलर के ऊपर मौजूद है XC माइनस XL, यानी कि कैपेसिटेंस या अपोजिशन फोर्स ऑफ कैपेसिटर और माइनस अपोजिशन फोर्स ऑफ इंडक्टर मौजूद है पैरेलल हमारे पास परपेंडिकुलर में। जबकि बेस में हमारे पास रेजिस्टर मौजूद है और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास मौजूद है इंपीडेंस ऑफ द डायग्राम या इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो एंगल बिटवीन दीज एलिमेंट्स हमारे पास बनेगा tan फाई इज इक्वल टू, अब टेंजेंट है तो tan के लिए हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो XC माइनस XL ओवर R। इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे दिया। मजीद इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए tan फाई इज इक्वल टू XC डेफिनेटली हमारे पास इक्वल टू है वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटेंस माइनस वोल्टेज क्रॉस इंडक्टेंस या इंडक्टर ओवर वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर। इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे दिया। और अब इससे हमें क्या ड्राइव होता है कि हमारा टोटल LCR सर्किट, इसमें डोमिनेशन किस चीज की होगी? टोटल कैपेसिटिव सर्किट होगा, टोटल इंडक्टिव सर्किट होगा, या इनके दरमियान में कुछ और भी रिलेशन मौजूद है। तो जब हमने एंगल की ये इक्वेशन ड्राइव कर ली है तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि ये सर्किट किस हालत या किस पोजीशन में होगा। उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म मौजूद है, जैसे कि अगर हमारे पास XC यानी कि अपोजिशन फोर्स ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन अपोजिशन फोर्स ऑफ इंडक्टर, अगर कैपेसिटर की फोर्स इंडक्टर से ज्यादा हो then angle is positive and the circuit is predominantly capacitive, यानी कि अगर कैपेसिटेंस फोर्स ग्रेटर देन इंडक्टर फोर्स हो तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा और सर्किट को हम प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर अपोजिशन फोर्स लेस देन है इंडक्टर फोर्स के, तो हमारे पास एंगल यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर होगा और सर्किट प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर की अपोजिशन फोर्स इक्वल टू इंडक्टर के अपोजिशन फोर्स के है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, बल्कि एंगल हमारे पास 0 हो जाएगा। वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज विद ईच अदर, इस तरह से करंट और वोल्टेज एक ही फेज पर मौजूद होंगे।
जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, द फेजर डायग्राम एंड वेरिएशन ऑफ v एंड I विद ओमेगा t फ्रॉम आर्बिट्रेरी टाइम t1 फ्रॉम द केस xl। पहला केस जो हमने स्टडी किया, अगर हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या उसके पोजीशन फोर्स इंडक्टर से ज्यादा हो तो उस सूरत में हमारे पास फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से शो करेगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर डॉटेड लाइन यहाँ पे हमारे पास करंट को शो कर रही है, जबकि ब्लू लाइन हमारे पास वोल्टेज को शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस फोर्स पोजीशन फोर्स ग्रेटर देन है तो टाइम यहाँ पे हमारे पास करंट लीड करेगा फेज डिफरेंस के में वोल्टेज वोल्टेज के सोर्स ऑफ वोल्टेज के। The solution so obtained by drawing phasor diagram is called steady state solution। तो इस तरह के solution को हम क्या कह सकते हैं, steady state solution। तो उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट हमारे साथ इन तमाम लेक्चर में जुड़े रहे उनका ये लास्ट लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और काफी कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं आपका होस्ट इंजीनियर असद अजीज आपसे इजाजत चाहता हूँ। इसके साथ हम नेक्स्ट किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।